बच्चे, ऑलराउंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। वो इंग्लिश जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये इंग्लिश की शुरुआत आपको हम माइनस से करने जा रहे हैं। मतलब आपकी ज़ीरो भी नॉलेज नहीं है तो भी आप धीरे धीरे करके आप पूरा नॉलेज अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑलराउंडर क्लासेस है। और ऑलराउंडर क्लासेस का ये कहना है कि बच्चे देखो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। ये स्टार्टिंग आप ये लाइफ की करो कि अपने आप को किसी से कम मत समझो। अहंकार बस नहीं, अहंकार के लिए नहीं कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के लिए कह रहे हैं बच्चे, है ना। कॉन्फिडेंस के लिए कि अपने आप को किसी से कम मत समझो। जिनको अपने से ज़्यादा होशियार या अनुभवी समझते हो तो वो आपसे ज़्यादा मेहनत किए हैं। आप भी मेहनत करके उन जैसा या उनसे भी अच्छा बन सकते हैं। मेहनत करो, आलस नहीं। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी बच्चे, है ना। तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑलराउंडर्स क्लासेस की यही विशेषता है। ऑलराउंडर्स जानते हैं कि सभी बच्चों को जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड है उनके साथ सफलता मिलनी ही मिलनी है ना बच्चे। तो हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। इंग्लिश के लिए हम आपको कुछ पहले बेसिक चीज़ें बताते हैं। इंग्लिश बच्चे ये इंडियन लैंग्वेज नहीं है। यह जब अंग्रेज़ आए थे इंडिया में तब वो अपने लिए इस लैंग्वेज को, क्योंकि उनकी अपनी खुद की मूल भाषा थी, उसको इंडिया में अपने इंडियन लोगों से काम करवाने के लिए वो एजुकेशन दिए थे। और वो एजुकेशन इतना हमारे ब्लड में चला गया, हमारे सभी विभागों में चला गया। सभी जितने भी काम करने वाले ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सभी पे वो इंग्लिश चली गई। और वो इंग्लिश वहीं पे रुक गई बच्चे, बाहर नहीं गए। अंग्रेज तो चले गए वापस, बट अंग्रेजी नहीं गई। नहीं गई तो कोई बात नहीं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ हो या कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती है तो उसको सीखना चाहिए। ये नहीं कि उसकी कमी कमजोरी बता के उससे दूर होना चाहिए। जब कोई चीज़ आवश्यक हो तो उसको करो। तो मैं ये भी कहूँगा कि इंग्लिश आवश्यक है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिशन्स में इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं ना बच्चे। और इसके अलावा ये भी देखते हैं कि जो भी ऑफिसर बन जाते हैं उन ऑफिसर्स को जब भी कोई करस्पॉन्डेंस आता है, जब भी कोई कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो उस कम्युनिकेशन को वो जो इंग्लिश जानता है उसके लिए वो कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी करस्पॉन्डेंस आता है ये पता नहीं चलता है कि वो किस भाषा में आने वाला है। तो जितना भी आप ज़्यादा भाषा जानते हो उतना ही आप अच्छा एक कंफर्टेबल ऑफिसर बन जाते हो बच्चे। ठीक है, तो ये इस तरह मान के चलो कि हम बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हैं अपने लाइफ में। मैं ऑफिसर बनने वाला हूँ। ऑफिसर से भी ऊंची पोस्ट मुझे मिले वो भी मैं अचीव कर लूँगा। मुझे किसी प्रकार की कोई कमी में नहीं रहना है, चाहे वो भाषा की कमी हो, चाहे वो बुद्धि की कमी हो, या पैसे की कमी हो, या शोहरत की कमी हो। मुझे कमी बर्दाश्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गॉड हमारे साथ है। गॉड ऑलराउंडर होते हैं। गॉड हर चीज़, गॉड को पता है बच्चे, है ना। जो कुछ भी चाहो गॉड से ले सकते हो। तो ऑलराउंडर क्लासेस गॉड द्वारा ही, गॉड के भरोसे ही, गॉड के इच्छा अनुसार ही चल रही है। और जिसके साथ ही भगवान है बच्चे, उसको तो सफलता मिलेगी ही ना, सभी क्षेत्रों में मिलेगी। ऑलराउंडर बन जाओगे आप भी। तो ऑलराउंड क्लासेस की यही विशेषता है कि दूसरों को भी ऑलराउंडर्स बना देते हैं। ठीक है बच्चे। इंग्लिश जो होती है वो हम कई तरह से यूज करते हैं बच्चे, है ना। इंग्लिश को लिटरेचर में भी यूज होता है। लिटरेचर मतलब साहित्य। साहित्य में, साहित्य क्या होता है बच्चे? जैसे हमारे इंडिया में साहित्य है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, या जो भी साहित्य हैं हिंदी के,
इसी तरह इंग्लिश के भी लिटरेचर होते हैं बच्चे, है ना। और इंग्लिश के जैसे हमारा तुलसीदास, कबीरदास, ये लिटरेरी हैं, उसी तरह इंग्लिश के भी लिटरेरी होते हैं। सबसे पहले आप विलियम शेक्सपियर का नाम सुनते हो इसमें, है ना। विलियम शेक्सपियर है, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, है ना, या जॉन किट्स हैं। ये सारा का सारा नाम आपने सुना होगा। ये इंग्लिश में इन्होंने, किसी ने पोएम लिखा, किसी ने पैसेज लिखा, किसी ने ड्रामा लिखा, किसी ने क्या लिखा, ये सारी की सारी अपनी भाषाओं में उन्होंने, मतलब इंग्लिश में उन्होंने लिखा है बच्चे। तो ये लिटरेचर होता है। इनके वर्क को लिटरेरी वर्क्स बोलते हैं। ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, ये हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ में यूज़ नहीं होती है। हमारी लाइफ में जो यूज़ होती है, जो हमें कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है बच्चे। इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में हमें क्या सीखना होता है? अंग्रेजी भाषा भी दो तरह से इसका उपयोग होता है। एक तो होता है इसको बोलने में, है ना, बोलने में। और बोलने में मतलब जब आपकी इंटरव्यू होती है, जब आपसे किसी से वर्बली मिलते हो, फिजिकली मिलते हो, तो वर्बल बातें होती हैं, तो उस समय इस भाषा की ज़रूरत पड़ती है। इसको बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश। वो इंग्लिश जो बोलने के काम में आती है ना। तो आप तो इसको एग्ज़ाम में तो किसी से बोलने वाले हो नहीं, तो ये इंग्लिश भी अभी हम नहीं सीखेंगे, बाद में भले सीखेंगे। ऑलराउंडर इसका भी क्लास चलाते हैं, बट ये हम नहीं सीखेंगे अभी। दूसरी आती है रिटेन इंग्लिश, जो एग्ज़ाम में लिखी जाती है या लिखी हुई होती है, हमें उसमें पढ़ के उसको, और उसमें कुछ करेक्शन या जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना होता है। एक तो बोलने की अंग्रेजी, एक लिखने की अंग्रेजी, और फिर हम इसको पढ़ते हैं, जो चीज़ लिखी जाती है उसको हम पढ़ते हैं। तो ये रिटन इंग्लिश ही कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कहलाती है, मतलब ये कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है ना, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इसको कह सकते हैं। तो हमारा जोर इसी इंग्लिश पे होगा। इस इंग्लिश में भी दो पार्ट हो जाएंगे बच्चे, है ना, दो पार्ट हो जाएंगे। एक होगा ग्रामर पोर्शन, है ना, ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा पोर्शन होता है वोकेबलरी होती है ना। वोकेबलरीज क्या होती है? शब्दकोश होती है, वर्ड पावर होता है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द ज्ञान रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लिखने की इंग्लिश की इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, है ना। तो हम भी इसको सीखेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, क्योंकि कंपटीशन में दोनों पूछा जाता है, ग्रामर बेस्ड भी पूछा जाता है और वोकेबलरी बेस्ड भी पूछा जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, ग्रामर बेस से, क्योंकि ग्रामर जो है रीढ़ की हड्डी है और इसकी संख्या सीमित है। सीमित है मीन्स इसको आप लिमिटेड टाइम में कवर कर सकते हो, और ये अनलिमिटेड होती है, इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, और ये धीरे धीरे डेवलप होती है बच्चे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसको कवर करते हैं, साथ साथ जैसे समय मिलता रहेगा कुछ वर्ड तो हम सीखते जाएंगे, बट पार्टिकुलर जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसको भी हम सीखेंगे बच्चे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्शन, अभी तक हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताया जो आपको कठिन लग रही है बच्चे। शुरुआत हम करते हैं कि हम इंग्लिश का जो रिटन वर्क शुरू करेंगे, उसमें हम पता करें कि इसमें सबसे छोटा सा छोटा पार्ट क्या होता है। छोटा सा छोटा पार्ट क्या होता है? वो होता है लेटर, Letter, Letter, लेटर। लेटर को हम अक्षर कह सकते हैं, अक्षर हिंदी में, है ना, अक्षर कह सकते हैं, या वर्ण कह सकते हैं, वर्ण, है ना बच्चे। लेटर या अक्षर क्या होता है? वर्ण किसी भी भाषा का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट
वो हमारा होता है लेटर, या हिंदी में ये अक्षर कहते हैं। अक्षर का यदि ऐसे देखो, संधि विच्छेद अक्षर, मतलब जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसकी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे कोई पत्थर है बच्चे, है ना, पत्थर है, छोटा सा मार्बल है, गोली है, जो आप कंचे खेलते हो, तो अच्छे कंचे को आप कहीं भी पानी में डुबा दो, या मिट्टी में उसको मिला दो, या फिर कहीं उसको चीनी में मिला दो, या कुछ भी ऐसे कर दो, वो अपना पोजीशन नहीं खोएगा। मतलब वो दूसरे के साथ लग तो जाएगा, बट उसको जब अलग कर दो फिर, तो फिर अलग हो जाएगा, यानी वो कभी क्षरण नहीं होता है। तो यही अक्षर या वर्ण स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश का लेटर होता है, या किसी भी भाषा का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो लेटर ही होता है। ठीक है। और लेटर वर्ण हो गया, मतलब अकेले अकेले है तो लेटर है, और अकेले अकेले के अलावा इसको एक साथ रख देते हैं तो उसको बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है बच्चे, अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। वर्णमाला, माला क्या होती है? जब एक एक करके एक एक फूल को आप ठीक से उसको रख देते हो, पता चल जाता है कि इस फूल में कितनी माला लगी हुई है, तो वो उसकी वर्णमाला हो जाती है। तो इसीलिए बताया कि जितने स्मॉलेस्ट पार्ट है उनको आप एक जगह पे रख देते हो तो वो आपकी माला बन जाती है बच्चे। ठीक है, ऐसे आपकी माला बन गई, है ना। अब माला में भी देखो, कई बार होती है कि जैसे आपने कोई गार्लैंड बनाया, माला को गार्लैंड बोलते हैं, तो उसमें बीच बीच में आप अच्छे अच्छे फूल भी, अलग से लगने वाले फूल भी लगा देते हो, ताकि थोड़ी माला जो है हमारी देखने में खूबसूरत लगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी होता है। किसी भी भाषा में अलग अलग लेटर्स थोड़े लगे होते हैं, जिनसे फूलों की खुशबू और बढ़ जाती है। तो ये टोटल फूलों की संख्या मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी में फूलों की संख्या बताओ, तो आप बोलोगे कि सर टोटल 26 फूल होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं एक वर्णमाला में। अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, है ना बच्चे। अब 26 लेटर मतलब 26 लेटरों से बना के एक वर्णमाला बनी। और इस वर्णमाला में बच्चे, ये जो हरे हरे या डिफरेंट डिफरेंट चीज जो लगाई गई है, ये होंगे बच्चे वावेल, ये 5 होंगे, है ना। तो अल्फाबेट के 2 पार्ट हो गए, अल्फाबेट भी 2 पार्ट में आ गई, है ना। टोटल अल्फाबेट में लेटर्स कितने हो गए? 26। और इसका 2 पार्ट आपसे मैं बोलूँ तो पहला पार्ट बच्चे हो गया वावेल, और दूसरा पार्ट हो गया बच्चे कॉन्सोनेंट। ठीक है बच्चे, तो वावेल क्या होगा? जो इसके जो हरे हरे पत्ते हैं या हरी हरी चीजें हैं, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ये चल नहीं सकता है, वो होता है वावेल। वावेल होंगे 5। वावेल जो 5 होंगे वो कौन कौन से होंगे? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हमारे वावेल होंगे बच्चे। ठीक है। कॉन्सोनेंट कितने होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे बच्चे हमारे, बाकी 26 में से 5 निकल गए तो कितने बचे? 21। तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट होंगे। और कॉन्सोनेंट कहाँ से शुरुआत होगी? यदि आप पूरा ABCD लिखते हो, देखो अब लिखने के भी, इंग्लिश के भी स्क्रिप्ट में भी देखो, तो इंग्लिश 2 तरह की होगी। एक तो बड़ी इंग्लिश, है ना, और एक छोटी इंग्लिश। बड़ी इंग्लिश का मतलब इंग्लिश वही है, लिखने का पैटर्न को मैं बोल रहा हूँ। पैटर्न, पैटर्न क्या होगा? या तो कैपिटल में लिखेंगे जिसको बड़ी कहते हैं, या स्मॉल में लिखेंगे। कैपिटल मतलब बड़े बड़े रूप में लिखना, और स्मॉल मतलब छोटे छोटे रूप में लिखना। तो ये लिखने की स्क्रिप्ट है, पैटर्न है, कोई अलग से अंग्रेजी नहीं आ गई। यही 26 लेटर को यदि आप ऐसे लिखते हो, ABCDEFGHIJKLMNO
एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये आपका बच्चे कैपिटल बनता है बच्चे, ठीक है, कैपिटल। और इसको नॉर्मल वे में लिखते हैं। कहीं कभी इसको और भी स्टाइलिश वे में भी लिख लेते हैं, जैसे ए को ऐसे करके ए लिख देंगे, बी को ऐसे करके लिख देंगे, सी को ऐसे करके लिख देंगे, डी को ऐसे करके लिख देंगे, ई को ऐसे ऐसे करके लिख देंगे। तो ये भी स्क्रिप्ट बड़े फॉर्म को लिखने के लिए ही है ना। तो क्या कह देते हैं कि ये लिखने वाली स्पेशल टाइप की इंग्लिश है और ये सिंपल टाइप की बड़ी इंग्लिश है, ठीक है, यही चीज़ होगी। इसी तरह फिर स्मॉल भी लिखने में दो हो जाएंगे। एक जैसे आप हम लिखे हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी स्मॉल वाली होगी, ये बड़ी वाली होगी। अब इसमें बड़ी वाली में भी आपने देखा कि इसको बोलते हैं छापने के लिए, है ना बच्चे, बड़े को प्रिंटिंग वे में या कोई स्टाइलिश वे में लिखना चाहें, है ना, तो वो भी इंग्लिश आपकी इस तरह लिखते हैं। या फिर छोटी इंग्लिश को भी आप ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, ऐसे ऐसे लिखेंगे ई। तो ऑलमोस्ट रहेगी स्क्रिप्ट इसके जैसे, जैसे ये ऑलमोस्ट आपकी स्क्रिप्ट कैसे जैसी है, इस जैसी है। तो बड़ी की एक प्रिंटिंग के लिए होती है और एक लिखने के लिए होती है। तो इस तरह आप चार कह लो, ये दो, एक इस तरह की, एक इस तरह की बड़ी वाली दो, एक इस तरह की छोटी वाली, एक इस तरह की छोटी वाली, तो ये दो। तो चार पैटर्न में हम इंग्लिश को, इसी अल्फ़ाबेट्स को, इन्हीं 26 लेटर्स को हम लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। बट प्रैक्टिकली और मोस्टली जो यूज होता है वो यही होता है, ठीक है, यही दोनों इंग्लिश यूज होती है, जिसको आप कैपिटल लेटर कहते हैं, कैपिटल लेटर्स, और इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर्स, ठीक है बच्चे। देखो यही टोटल आपके 26 हो गए। 26 में से भी आप ये वाले निकाल दो 5, जहाँ पे ए बचा है, फिर आपका ई है, फिर आपका आई है, फिर आपका ओ है, फिर आपका यू है। ये पांचों को निकाल दोगे तो कितने बच गए, 21 बच गए। 26 थे टोटल, उसमें से आपने 5 यहाँ पे निकाल दिए, तो कितने बच गए, 21 बच गए। तो अब 21 की पहला लेटर देखो कंसोनेंट का, तो कौन सा होगा, बी होगा। तो आप बी ले लो, चाहे यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, बड़े और छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, संख्या उतनी ही होगी। तो मैं इस चूंकि स्मॉल में यहाँ लिखा हूँ, फिर से इसको स्मॉल में लिखता हूँ। तो पहला कॉन्सोनेंट होगा बी, दूसरा क्या होगा सी, तीसरा क्या होगा डी, चौथा क्या होगा, देखो ई तो ऑलरेडी हमने ले लिया, यहाँ पे ए भी हमने ले लिया था, इसलिए हम ए यहाँ नहीं लिखे। ई भी हमने यहाँ ले लिया, इसलिए हमने ई यहाँ नहीं लिखा। तो एफ होगा, जी होगा, एच होगा। अब देखो आई हमने तो यहाँ पे ले लिया इधर, तो आई नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, जे होगा। तो इस तरह जो चीज़ हमने यहाँ निकाल दिया है, बाकी जो बच गई, अब देखो यू तक तो हमने ले लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे वी बच गया, है ना, वी, फिर क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो हमारा ये 21 लेटर कॉन्सोनेंट के हो गए, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स, 26 में से 5 वॉवेल और 5 कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये लेटर, अल्फ़ाबेट, और फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये हमारा होता है वर्ड। वर्ड, वर्ड मतलब शब्द, शब्द बोलोगे, शब्द। शब्द क्या होंगे बच्चे, शब्द होंगे जो आपका लेटर होगा, उसको यदि प्रॉपरली अरेंज किया जाए, प्रॉपरली अरेंज करने को, प्रॉपरली कंबाइंड करने को हम लेटर कहेंगे। प्रॉपर प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स
is called word। यदि हम लेटर का प्रॉपर कॉम्बिनेशन कर दें, ये जो हमारे 26 लेटर हैं इसमें से इनको मिला मिला के अच्छा से कॉम्बिनेशन कर दें, उसको वर्ड बोलते हैं। अब अच्छा से कॉम्बिनेशन का मतलब, जैसे मान लो बच्चे हम पेन लिखते हैं, PEN, और कोई भी शब्द बच्चे हम पहली बार लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल से शुरू होगा बच्चे, ठीक है। कैपिटल से शुरुआत करते हैं, बाकी को सब स्मॉल में रखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जब भी कोई वर्ड शुरू करते हैं, वो पहला जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में शुरू होगा, ठीक है। तो हमने पेन किया तो PEN, हमने 3 लेटर लगा दिए, एक P लगा दिया, एक E लगा दिया, एक N लगा दिया, तो पेन हो गया। पेन को हम जो लिखते हैं कलम, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो पेन हो गया। अब देखो, अब ये आप ऐसे लिख दो कि सबसे पहले E लिख दो और फिर P लिखो और फिर N लिखो, तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ई पेन, ई पेन तो कोई वर्ड होता नहीं बच्चे, है तो ये भी कॉम्बिनेशन ही ना, 3 लेटर आपने इसमें भी लगा दिए। तो 3 लेटर इसमें लगाने के बावजूद ये कॉम्बिनेशन नहीं बना, ये कोई वर्ड नहीं बनता है। या आप ऐसे लगा दिए NPE, ऐसे कर दिया आपने, तो ये भी प्रॉपर नहीं बना, मतलब प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। आप बोलोगे कि सर ये तो हमें क्या पता है कौन सा प्रॉपर हुआ कौन से नहीं हुआ। बच्चे ये आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब जो प्रचलन में आ गया, जो सब लोग मानने लगे, जो परंपरा में आ गया। अब इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या बहुत ज़्यादा कोई सिद्धांत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई सैद्धांतिक नहीं है, फिर भी जैसा चला आया हमें फिर वैसा मानने लगा। इसीलिए इंग्लिश डिक्शनरी जो हम लेते हैं, तो इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है कि पहले देखो डिक्शनरी में वर्ड की संख्या लिमिटेड थी। अब धीरे 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 हर साल नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं, जो ज़्यादा प्रचलन में आ जाते हैं वो चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, जो उसको सब स्वीकार करने लगते हैं। जो आर्बिट्रेरी हो जाती है तो उसको कहीं भी जब सब लोग स्वीकार कर रहे हैं तो हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा, हम नहीं स्वीकार करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए जो भी प्रॉपर वर्ड बने हैं, जो भी कॉम्बिनेशन बने हैं, उनको सभी ने स्वीकार किया, तो वो हमारा वर्ड का काम करता है। यदि वर्ड प्रॉपरली अरेंज नहीं है, सबने स्वीकार नहीं किए हैं, तो वो वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है बच्चे। तो हमने अभी क्या सीखा, अभी आज के हम सिंपल पढ़ाई देखें तो हमने सीखा कि लेटर क्या होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। लेटर में हमने अल्फ़ाबेट देखा। अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट को मैं बोलूँ कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन या प्रॉपर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यदि हमने लेटर्स को प्रॉपरली अरेंज किया, सीक्वेंस में अरेंज किया, सीक्वेंस में ना, सीक्वेंस में मतलब A B C ऐसे अरेंज किया, ये नहीं कि पहले B लिख दिया फिर D लिख दिया। मतलब माला बनाते समय, अल्फ़ाबेट बनाते समय हमने जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, नेचुरल अरेंजमेंट है, इस भाषा का, इंग्लिश भाषा हम सीख रहे हैं तो इंग्लिश भाषा का जो प्रॉपर अरेंजमेंट है ना, नेचुरल अरेंजमेंट है, जिसको सभी ने स्वीकार किया है, वो अरेंजमेंट हम करते हैं तो वो हमारी वर्णमाला होती है। और इस वर्णमाला में, वर्णमाला तो एक है, लेकिन इस वर्णमाला में टोटल लेटर की संख्या बोलूँगा तो आप बोलेंगे सर 26 है। 26वीं संख्या जो है उसको 2 पार्ट में मानेंगे। एक पार्ट होगा हमारा वॉवेल, जिसको हम स्वर कहते हैं, और दूसरा पार्ट होगा हमारा कॉन्सोनेंट, जिसको हम व्यंजन कहते हैं, हिंदी में व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या 21 होगी, इसकी संख्या 5 होगी, और इसकी शुरुआत B C D F ऐसे होगी, है ना, XYZ तक। तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ये हमारा वॉवेल हो गया। फिर हमने क्या सीखा, वर्ड क्या होता है। वर्ड, वर्ड मतलब शब्द। शब्द क्या होंगे बच्चे, शब्द जो होंगे
प्रॉपर combination of letters। ये क्या था? ये अरेंजमेंट्स था। ये क्या है? कॉम्बिनेशन अब कर रहे हैं, एक दूसरे से मिला रहे हैं। प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड क्या होगा? प्रॉपरली कॉम्बिनेशन किया गया। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था, फॉर एग्जांपल मैंने क्या दिया? पेन का, PEN। तो ये हमारा प्रॉपर कॉम्बिनेशन हुआ। हम NPA भी कर दिए, ये हमारा प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था। तो जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो जाएगा उसको हम बोलते हैं वर्ड। और इन वर्ड को ही यदि प्रॉपरली अरेंज कर दिया जाए उसको बोलते हैं सेंटेंस, यानी वाक्य। अब क्या बोलेंगे? प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, proper combination of words based on grammar is called sentence। अब बोलोगे कि सर प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, वर्ड जैसे है, अब बोलोगे पेन, जब शुरुआत करेंगे तो कैपिटल होगा, पेन इज रेड, पेन इज रेड। अब बोलोगे सर हम तो ये इंग्लिश अच्छा नहीं लग रहा है, हम कुछ और लिखना चाहते हैं। लिख लो बच्चे, दिस पेन इज रेड, THIS, दिस, तब ये कैपिटल हो जाएगा तो अब ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पहला लेटर जो होगा वही कैपिटल होगा, बाकी सब जब तक सेंटेंस खत्म नहीं होगा। सेंटेंस खत्म होने का पोजीशन कहाँ पता चलता है? ये डॉट लगाना, पॉइंट लगाना, ये हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कैपिटल और खत्म हो गया डॉट के साथ, उस बाकी सब स्मॉल। सो दिस पेन इज रेड। अब मैं बोलूँ कि सर नहीं, आपने बोला था पेन इज रेड, तो इसमें क्या गलती थी सर? अब आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी ग्रामर के हिसाब से सही नहीं था। प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ये भी वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। तो ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन तो हमने कर दिया था, बट कोई बेस था। क्या था? ग्रामर का बेस। ग्रामर के बेस पे यदि वर्ड प्रॉपरली कंबाइंड हुए हों देन इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस, नहीं तो वो गलत सेंटेंस हो जाएगा बच्चे। ठीक है, सो दिस पेन इज रेड is proper and correct sentence, pen is red is not proper correct, क्योंकि ग्रामर गलत हो गया। ग्रामर जो कहता है उसके हिसाब से हम नहीं चले, इसलिए हमको इसको सही नहीं कहना पड़ेगा। अब दिस पेन इज रेड कहने से मेरा बहुत बहुत कॉम्बिनेशन प्रॉपरली अरेंज्ड हो गया, इसलिए हम इसको करेक्ट सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है बच्चे, इंग्लिश की यही खूबी है बच्चे कि इंग्लिश में वर्ड जो होते हैं बहुत सिंपल और बहुत नपे तुले होते हैं, बहुत कम वर्ड होते हैं। दूसरी भाषाओं में बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हिंदी का एग्जांपल ले लो। मैं नॉर्मली बच्चों को बताता हूँ कि पानी लाओ तो पानी लाएगा, ब्रिंग वाटर, है ना, ब्रिंग वाटर, या फेच वाटर, ऐसे ना, फेच वाटर, ऐसे पानी लाओ, तो ये पानी ला रहा है। बट मैं बोलूँगा पानी वानी लाओ, पानी वानी लाओ, तो तभी भी वो केवल यही लाएगा। अब ये एक अलग से जो शब्द आ गया, इसके लिए वो पानी वानी नहीं लाने वाला बच्चे। तो इसलिए ये देखो, हिंदी में शब्दों की संख्या भले ज़्यादा हो सकती है, इंग्लिश में शब्दों की संख्या बहुत कम है बच्चे, है ना। जैसे पेन वोन लाओ, पेन वोन लाओ, पेन तो ला देगा, ब्रिंग पेन, ब्रिंग अ पेन, है ना, पेन तो ला देगा, बट वोन कहाँ से लाएगा? ये चीज़ कहाँ मिलेगी, है ना। तो इन सब चीज़ों को बहुत कम, मतलब इंग्लिश का मैं बताऊँ आपके लिए बहुत सिंपल है सीखना, बहुत आसान है, क्योंकि शब्दों की एक तो वर्णमाला में देखो लेटर्स बहुत कम है। दूसरी भाषा में देखो, हिंदी में देखो कितने वर्णमाला होंगे, कोई बोलेगा 46 होंगे, कोई बोलेगा 48 होंगे, कोई बोलेगा 52 होंगे। इनकी संख्या ही सीमित नहीं होगी। इंग्लिश में देखो
बिल्कुल सीमित संख्या, 26 से ना कोई कम होगा ना ज़्यादा होगा। उसमें भी 5 वावेल होंगे, 21 कॉन्सोनेंट होंगे। उसमें भी देखो ये 2-3 शब्द जो फालतू लग गए वो इंग्लिश में लगने नहीं है। पेन ही पेन होगी, पेन और सेन या डेन या मेन कुछ इसका अलग मीनिंग नहीं निकलेगा बच्चे, है ना। पेन वोन लाओ हिंदी में कह देंगे, तो ये। और इसी तरह दूसरे भाषा में बोलेंगे पेन पेना वोना लाओ, कुछ ऐसे से बोलेंगे। बट दिस इज लिटिल मोर वर्ड आर यूज्ड, इसमें छोटे शब्दों में ही काम हो जाता है। तो ये आसान भाषा है। ठीक है बच्चे, तो आज हम आपको इतना ही सिखाते हैं। बाकी अब आप अगले लेसन में आपको सिखाएंगे, तब तक इसको